नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि सभी को पता है, देख रहे हैं हम झूठा सच उपन्यास। इसके पहले भाग में हमने देखा था कनक जो है वह पुरी के पास आई है और पहले से पुरी के साथ जो उर्मिला रह रही है वह अस्पताल गई है। जो अस्पताल की दाई आकर उर्मिला को ले गई है और फिर उर्मिला और पुरी जो है वह आपस में कुछ बातें करके फिर कनक नैयर और अपनी बहन के पास जा चुकी है। यहाँ तक हमने देखा था और इसके आगे का भाग अभी देखेंगे। सुध जी ने पुरी और कनक का मामला हाथ में लिया तो अपने स्वभाव और अभ्यास के अनुसार उसे शीघ्र ही निपटा देना चाहा। यानी सुध जी ने पुरी और कनक की जो भी बात है, जो भी मामला है, उसको शीघ्र उसका कुछ रिजल्ट लगाना चाहते हैं। पुरी ने नैयर का पता पाकर उसे मिलने के लिए बुलाया। यानी पुरी ने नैयर का पता पा लिया और उसको मिलने के लिए बुलाया। कांता और नैयर ने पंडित जी को जो पत्र दिल्ली लिखा उसे वांछनीय अवांछनीय की कोई चर्चा न कर कनक को शीघ्र से शीघ्र सफल संतुष्ट गृहस्थ का आशीर्वाद दे देने के लिए प्रबंध का ही सुझाव था। यानी जो वहाँ पर पंडित जी को जो पत्र लिखा था उसमें पंडित जी ने भी उत्तर दिया था कि जल्दी जल्दी कनक को है शादी के बंधन में बांध दिया जाए। पुरी ने अपनी अपनी भूलों को विक्षिप्त जीवन के कारण अव्यवस्थित मानसिक अवस्था का परिणाम समझ लिया। यानी जो भी वह घटित हुआ उस जीवन में पुरी के, उसने एक अव्यवस्थित मानसिक यानी एक अस्त व्यस्तता में जो हुआ वह मान लिया। जीवन को भविष्य में नियमित और स्वयमित रूप से निभा सकने के लिए अपनी भूलों का उत्तरदायित्व निभाना भी उसने नैतिक कर्तव्य माना। यानी एक वह जीवन में जो कर्तव्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें होती है, उसको निभाना भी पुरी ने नैतिक कर्तव्य माना था। यानी वह कर्तव्य माना था। कनक को दिल्ली जाने के लिए गाड़ी पर चढ़ा देने के बाद वह प्रेस में लौटने के पहले अस्पताल गया। यानी वह कनक को दिल्ली जाने के लिए उसे गाड़ी में बिठाया और फिर उर्मिला को मिलने के लिए अस्पताल गया। उर्मिला संदेह पाकर बड़ा मध्य में आई। पुरी को देखकर उसने गर्दन झुकाई। यानी पुरी जो है वह उर्मिला को मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं और उर्मिला पुरी को देखकर नीचे आती है, नज़दीक आती है और गर्दन झुका लेती है। पुरी ने उसे न घबराने और पूरी सहायता का आश्वासन देकर उसकी आवश्यकता की बात पूछी। यानी पुरी ने सहायता करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे उसका मनोबल बढ़ाया और सहायता करूँगा और कोई आवश्यकता है क्या, ऐसी बात पूछी। उर्मिला ने गर्दन नहीं उठाई, कुछ भी बोले बिना लौट गई। यानी उर्मिला कुछ भी नहीं बोली और लौट गई। पूरे 3 दिन बाद फिर अस्पताल गया तो मालूम हुआ कि उर्मिला नर्सों के ट्रेनिंग स्कूल में दाखिल होने के लिए लुधियाना चली गई थी। यानी 3 दिन बाद वह फिर से अस्पताल में उर्मिला को मिलने के लिए पुरी गया तो वहाँ पता चला कि उर्मिला जो है वह नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला मिला है और वो नर्सिंग की जो ट्रेनिंग है उसको करने के लिए वह लुधियाना चली गई थी। अभी यहाँ पर 6 अंक उपन्यास के खत्म हुए और 7वां अंक यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। गांधी जी के निधन के पश्चात कई अप्रत्याशित समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। होम सेक्रेटरी मिस्टर रावत बहुत ही व्यस्त रहे। यानी वहाँ जो है वहाँ पर गांधी जी का निधन हुआ तो बहुत सी समस्याएं जो उत्पन्न हुई। अभी इस अंक में जो वह तारा वो मिसेज अग्रवाला के पास गई थी वहाँ का वह दृश्य बातें हैं इस दृश्य में। तो वहाँ गया और तो मिस्टर रावत जो थे वह बहुत अस्त व्यस्त थे, बहुत कामों का बोझ था, बहुत सी काम जो थे रावत को करने पड़ते। उन्होंने तारा के विषय में कुछ सोचने का आश्वासन दिया था। यानी तारा के विषय में कुछ सोच कर वह बात करेंगे या करे जवाब दिलाएंगे, ऐसा कहा था। पर उन्हें अपनी ही सुध नहीं रही थी। एक संध्या बहुत थक कर और उब कर क्लब चले गए थे। यानी वह खुद के ही काम में अस्त व्यस्त थे। तारा के बारे में सोचने के लिए रावत के पास समय ही नहीं था। तो वह एक दिन जो है वह थक कर क्लब चले गए। वहाँ वहाँ अग्रवाला साहब से भेंट हो गई। रावत को याद आया अग्रवाला को दिया निमंत्रण भी स्थगित रह गया था। यानी वहाँ पर जो अग्रवाल साहब है वह रावत को दिखाई देते हैं और उसको याद आता है कि
याद आता है कि वह जो अग्रवाल और अग्रवाल मिसेज अग्रवाल और अग्रवाल साहब और तारा को निमंत्रण दिया था और वह रह गया, स्थगित हो गया। होम सेक्रेटरी के नियंत्रण में तारा को क्लब में साथ ले जाना मिसेज अग्रवाला को कतई पसंद नहीं था। यानी होम सेक्रेटरी जो थे वहाँ पर रावत साहब थे और मिसेज अग्रवाल मैम जो थी उनको साथ तारा को ले जाना अच्छा नहीं लगता था। उनकी आशंका ठीक ही निकली, यानी उनकी जो आशंका थी वह ठीक निकली। रावत, डे साहब और नरोत्तम सभी को बस तारा ही दिखाई दे रही थी। यानी जो रावत साहब है, डे साहब है या नरोत्तम, सभी जो पुरुष है उनको तारा ही दिखाई दे रही थी, वह तारा के ही बारे में सोच रहे थे। रावत ने उसे बाह से पकड़कर अपने साथ कुर्सी पर बैठा लिया था, ऐसे बात कर रहा था कि बरसों का परिचय हो। यानी रावत साहब जो है वह अग्रवाला मैम के यहाँ जो वह पार्टी के लिए आए थे, तब उसने तारा को ऐसे नज़दीक बिठा लिया था जैसे बरसों से परिचय हो ऐसे। इतना भी नहीं सोचा उसकी बेटी की उम्र की है, श्यामा को उसे यूं ही मुँह लगाए है। यानी वो रावत साहब जो है और रावत साहब के बेटी की उम्र तारा है और वह यूं ही ऐसे ही व्यवहार कर रहे। मिसेज अग्रवाला क्लब में डिनर के निमंत्रण पर सच्चे काम की बात रस्सी साड़ी और नवरत्न का सेट पहन कर गई थी। यानी मिसेज अग्रवाला जो थी क्लब में डिनर पर बुलाया निमंत्रण था, तो वहाँ पर वो एक अच्छे कपड़े और जो भी वह उसकी श्रृंगार है वह सब श्रृंगार करके वहाँ पर पहुँच गई थी। और वहाँ पर पहुँच गई थी, जो भी नवरत्न का सेट पहनकर गई थी। इन चीज़ों की किसी ने कदर नहीं की। यानी जो भी वह उसने श्रृंगार किया है, नवरत्न का हार पहना है, अलंकार पहने हैं, उसकी कोई किसी ने सराहना नहीं की, किसी ने देखा ही नहीं। तारा बालिश्त भर काला किनारा लगी मामूली सफ़ेदी वायल की साड़ी और काला ब्लाउज पहने थी। यानी तारा ने जो था एक साधारण सा पोशाक पहना था और वह वहाँ पर गई थी। गले और कानों में कुछ भी नहीं था, लेकिन तारा ने गले और कानों में कोई श्रृंगार ही नहीं की था। एक साधारण जो भी साड़ी है वह पहन कर गई थी। कलाइयों पर कांच की मोटी मोटी दो काली चूड़ियाँ थी। अपनी नौकर नौकर तारा के मुकाबले अपनी अपेक्षा मालकिन को बहुत खली। यानी वह तारा ने कोई भी श्रृंगार नहीं किया था, केवल एक साड़ी पहनी थी, हाथ में दो कांच की बड़ी बड़ी चूड़ियाँ थी काली कलर की, और कुछ भी नहीं था, कान में भी नहीं था, नाक में भी नहीं था। उन्होंने सोचा, मर्दों को जेवर कपड़े की तमीज़ ही क्या होती है, वे तो बस जवान छोकरी देखते हैं, रोज़ नहीं चाहिए। यानी वहाँ अग्रवाल मैम कह रही है, फिर भी तारा ने कोई श्रृंगार नहीं किया था, फिर भी तारा की वह सराहना कर रहे थे, तारा की तरफ देख रहे थे। लेकिन अग्रवाला मैम ने जो अच्छी तरह से मेकअप किया था, श्रृंगार किया था, सोना चांदी पहनी थी, फिर भी उसकी तरफ कोई नहीं देखा। फिर वह मिसेज अग्रवाला कह रही है, सोच रही है कि जो भी वह पुरुष होते हैं उसको तो एक छोकरी चाहिए, हर रोज़ एक नई चाहिए, ऐसा वह कहते हैं। मिसेज अग्रवाला ने पुरुष स्वभाव का ध्यान रखकर तारा को साहब और अतिथियों के सामने कम से कम लाने की सावधानी बरती थी। यानी जो भी वह मेहमान पुरुष थे, मिसेज अग्रवाल थे, पुरुष का स्वभाव जानकर अतिथियों के सामने कोई कम लाने की सावधानी बरती थी। पहली गवर्नेस मिस एडवर्ड और स्वयं अपनी छोटी विधवा बहन को साथ रहने का अनुभव उन्हें था, पर लड़कियां मर्दों के सामने हुए बिना मानती कब है। यानी इसके पहले भी एक गवर्नेंस थी, बच्चों को पढ़ाने वाली जो टीचर थी एडवर्ड्स, और उसकी जो एक विधवा बहन थी अग्रवाला मैम की, यह दोनों रहते थे। तो उनका व्यवहार से मिसेज अग्रवाला को सब कुछ पता था। लेकिन जो लड़कियां थी वह पुरुष के सामने आ ही जाती थी, आए बिना नहीं रहती थी। नरोत्तम तो छोकरी को देखते ही उस पर मंडराने लगता था। ऊपर के ड्राइंग रूम में ड्रिंक पार्टी की संध्या से साहब की आंखें भी तारा को खोजने लगी थी। यानी मिसेज अग्रवाला जो है यह सोच रही है, नरोत्तम किसी लड़की को देखता तो उसके आसपास भौरे की तरह मंडरा रहता था। और जो पार्टी के दिन जब वह
ड्राइंग रूम में पार्टी हो रही थी। ऊपर के कमरे में सभी मिस श्यामा रावत वो सब कुछ जो साहब आए थे, उस समय तारा भी वहाँ थी। और उस समय से, उस दिन से आगरवाला साहब जो है वह तारा को देख रहे थे, खोज रहे थे। बाल सफ़ेद हो रहे थे पर पुरानी आदत लौट रही थी। अखबार की भी ज़रूरत होती तो पूछने के लिए तारा को बुलवा लेते। यानी वो उनके बाल सफ़ेद हो रहे, उम्र हो रही है, यानी वह ता उनकी जो आदत थी वह आदत फिर से जाग गई थी। वह आदत छूटी नहीं थी। उनका जो स्वभाव था वह स्वभाव वैसा ही था, बदला नहीं था। कोई अखबार चाहिए तो वह तारा को बुलवा लेते। मन के क्रोध के कारण मालकिन तारा से अधिक नहीं बोलना चाहती थी, पर बोलना आवश्यक हो जाता था। कभी कभी खिन्नता में तारा ताने दे बैठती। यानी यह सब कुछ जो आगरावाला मैम है वह देखती थी, क्रोध हो जाता था। और क्रोध में वह तारा से बात भी ठीक ढंग से अच्छी नहीं, ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन बोलना भी पड़ता था। बोलना नहीं चाहती थी फिर भी बोलना पड़ता था। और कभी कभी ताने देती थी, कड़वे शब्द का इस्तेमाल भी करती थी। तारा ने यह एक कोठी में आकर जो आश्वासन और संतोष अनुभव किया था वह धीरे धीरे उड़ गया था। यानी जो भी वह तारा ने यहाँ आकर आश्वासन, जो भी संतोष, जो भी आनंद था, वह सब कुछ उड़ गया था। वह मालकिन की खिन्नता और उसका कारण भी जानती थी। यानी मालकिन किस प्रकार उस पर गुस्सा निकल रही, क्यों निकाल रही है, यह सब कुछ तारा जानती थी। कौन युवती है जो नारी की ईर्ष्या और पुरुषों के भाव को नहीं ताड़ लेती। यानी कोई भी युवती क्यों ना हो, नारी की जो अन्य स्त्री की ईर्ष्या और पुरुषों के भाव क्या है, एक लड़की जो है, एक स्त्री जो है, तुरंत जान जाती है। तारा जानती थी कि वह कोटी की नौकर है, वह किसी की भी अवज्ञा नहीं कर सकती। यानी वह जानती थी तारा कि वह जो उस हवेली में, कोठी में नौकर है, और वह किसी की अवज्ञा, यानी उसको सभी की जो आज्ञा है वह माननी पड़ती थी। मालकिन जिन बातों को मन ही मन खूब बढ़ाकर खिन्न थी, उन कारणों से तारा को सोए भी संकोच होता था। यानी मालकिन जिस कारणों से खिन्न रहती थी, चुप रहती थी, वह भी तारा को भी वह संकोच होता था। यह उसकी असहाय अवस्था से खेलना था। अपनी और साहब का जरा सा भी झुकाव उसे भला नहीं लगता था। यानी वह अग्रवाला साहब जो है वह तारा को देखना या बात करना, यह मालकिन को अच्छा नहीं लगता था। या अपनी ओर रावत साहब के ख्याल से भरोसा होता था, परंतु वह भी आशंका से खाली नहीं था। यानी रावत साहब का भी भरोसा था, लेकिन वह भी आशंका से ही भरा था। नौकरी के लिए तारा का प्रार्थना पत्र जा चुका था। नरोत्तम के प्रार्थना पत्र सोई लिखकर टाइप कराकर तारा से हस्ताक्षर करा दिए थे। यानी नौकरी पाने के लिए तारा का जो प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है, निवेदन पत्र है, वह जा चुका था। नरोत्तम ने सोई टाइप करके तारा के हस्ताक्षर लेकर भेज दिया था। प्रार्थना पत्र में तारा के एमए की विद्यार्थी होने की बात लिख गई थी। इस झूठ पर हस्ताक्षर करते तारा को डर लग रहा था। यानी आवेदन पत्र पर लिखा था कि तारा तो बीए पास थी, लेकिन वहाँ एमए की छात्र है, ऐसा लिखा था, झूठ लिखा था। तो वहाँ तारा जो है वह हस्ताक्षर करने के लिए डर रही थी। नरोत्तम ने समझाया, मम्मी और डैडी सभी से कहते रहिए कि आप एमए हैं। रावत ने भी हिरेबिली स्टेशन के डायरेक्टर को फ़ोन पर आपके एमए होने की बात कही थी। यानी वह नरोत्तम कहता है कि घर में भी आप मम्मी से किए कि आप एमए किए, और रावत साहब ने भी जो जो डायरेक्टर है उसको कहा कि एमए पास किया है या एमए हुआ है। आप सबको झूठ कैसे बना दिया जाए। आप सबको, अब तारा के सामने प्रश्न था कि सबको जो है वह झूठ कैसे बोला जाए। आपको टेम्परेरी नौकरी मिल जाएगी, सर्टिफिकेट के लिए पूछेंगे तब देखा जाएगा। यानी वो नरोत्तम कहता है कि आपको वहाँ पर टेम्परेरी नौकरी मिल जाएगी और सर्टिफिकेट मांगेंगे, मार्ग में मुँह मांगेंगे एमए का, तो तब का तब देखा जाएगा। नरोत्तम ने तारा को रावत के विषय में सब कुछ बता दिया था। आदमी दबंग और दिल का बहुत अच्छा है, बट पीपल सेज वीमेन तार आर हिज वीकेशन
सुना है नारी लोलुप है। यानी वह नरोत्तम कहता है, रावत के बारे में बता दिया था, आदमी जो है वह दिखने में वह स्वभाव में ये है, लेकिन दिल का अच्छा है, जैसे नारियल की तरह उसका स्वभाव है। ऐसा कहा है, उतना ही नहीं, सुना है कि वह नारी की तरफ लोलुप है, यानी स्त्रियों के प्रति आकर्षित है। और रावत की पत्नी का देहांत हो गया था। लड़का बिहार में डिप्टी कलेक्टर था। यानी रावत की पत्नी का भी देहांत हो गया था, और रावत का जो लड़का था वह डिप्टी कलेक्टर बिहार में था। घर में बुढ़िया बहन या छोटी लड़की नीलम मालकिन थी। यानी उसके रावत के घर में जो जो बूढ़ी उसकी बहन थी और एक उसकी छोटी लड़की नीलम थी, मालकिन थी। नीलम मिरांडा में एक बार फेल होकर फिर बीए में पढ़ रही थी। यानी नीलम जो है वह एक बार फेल हुई और वह फिर बीए पढ़ रही थी। रावत चाहता था रिटायर होने से पहले लड़की की शादी कर दे, इसलिए नरोत्तम पर रावत का विशेष वात्सल्य भाव था। यानी वो रावत चाहता था कि रिटायर होने से पूर्व, नौकरी का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व बेटी की शादी है वह नरोत्तम से करे, इसलिए वह नरोत्तम की तरफ आकर्षित था, एक वात्सल्य भाव था। अग्रवाला साहब इस विषय में जात पात की सक्रियता और लाख 1.5 लाख के दहेज का मोह भी छोड़ देने के लिए तैयार थे, परंतु नरोत्तम को नीलम जैसी कोई शोई छिचोरी लड़की पसंद नहीं थी। यानी अग्रवाला साहब भी नरोत्तम के लिए कोई दहेज या जाति पाति नहीं मानते थे, या किसी और से दहेज आएगा ये भी नहीं मानते थे, लेकिन जो नीलम थी वह नीलम जो थी वह नरोत्तम को पसंद नहीं थी। मार्च से तारा के लिए और मुसीबतें हो गई। मिसेज अग्रवाला की चिड़चिड़ाहट बहुत बढ़ गई थी। यानी मार्च महीने से जो तारा के प्रति मिसेज अग्रवाला जो थी उसकी हिचकिचाहट बातें थी वह बढ़ गई। नरोत्तम की उपस्थिति का सहारा भी जाता रहा था। यानी नरोत्तम का सहारा भी अब छूटता जा रहा था। नौकरी की अधिक आवश्यकता तो तारा को थी, परंतु उससे पहले नौकरी मिल गई थी नरोत्तम को। यानी नौकरी की आवश्यकता तारा को थी, लेकिन तारा से पहले नौकरी नरोत्तम को मिल गई थी, तो नरोत्तम भी नौकरी पर गया था। नरोत्तम पिता माता की नाराजगी के बावजूद शादनगर अपार्टमेंट फैक्ट्री में वर्क्स मैनेजर अंडर ट्रेनिंग बन गया था। यानी वह माता पिता के विरोध में वह वहीं पर फैक्ट्री में मैनेजर पद पर नौकरी कर रहा था। वह प्रातः 7 ही बजे मोटरसाइकिल पर दिल्ली से शादनगर चला जाता था। यानी सुबह ही वह 7 बजे मोटरसाइकिल पर जॉब के लिए दिल्ली से शादनगर के लिए जाता था, और संध्या 6:30-7 से पहले नहीं लौटता था। यानी सुबह 7 बजे जाता था और शाम को 7, 7:30 बजे या 6 बजे लौट आता था। मिसेज अग्रवाला संध्या समय कहीं गई हुई थी। तारा 7 बजे बच्चों को डिनर खिला रही थी। यानी वह शाम के समय में मिसेज अग्रवाला कहीं बाहर गई थी, और तारा जो है आपका उसका जो काम था बच्चों को रात के समय का डिनर खिला रही थी। साहब बाहर से आए। उन्होंने नौकर से मालकिन के लिए पूछा और तारा को बुलाकर कहा, हम क्लब जा रहे हैं, तुम भी चलो, रावत साहब तुम्हें याद कर रहे थे। यानी वह मालिक आए, अग्रवाल साहब आए और कह रहे तारा से कि नौकर से कह रहे कि मालकिन कहाँ गए, और तारा से कह रही कि तुम तैयार हो जाओ, हमें क्लब जाना है, रावत साहब तुम्हें याद कर रहे थे। तारा रावत साहब को अपने दिए दिए कोई इंतज़ाम न हो सकने की बात ज़रूर याद दिलाना चाहती थी, परंतु उत्तर दिया, बहन जी नहीं है उन्हें बताए बिना। यानी वह तारा जो है वह मिलने के बाद रावत साहब से बताना चाहती कि जो निवेदन दिया है उसका कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन फिर बोली कि बहन जी नहीं है, उनसे बताए बिना हम कैसे जा सकती है। अरे तुम चलो, साड़ी बदलनी हो तो बदल आओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं, साहब ने हुक्म दिया है। यानी वह जो है ये कह रहे हैं कि अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हें कपड़े बदलने साड़ी बदलनी तो बदलो, मैं इंतज़ार करूंगा, ऐसा साहब ने हुक्म दिया। यानी रावत ने। रावत साहब मिलिए ट्रक रूम में थे। अग्रवाला साहब तारा के साथ वहाँ ही चले गए। यानी रावत साहब वह बिलियर्ड जो रूम है वहाँ पर थे, तो वह अग्रवाल साहब जो है तारा को लेकर वहाँ गए। रावत ने दोनों को देख लिया। प्रतीक्षा का संकेत करके बिलियर्ड का राउंड समाप्त करने के लिए खेलते रहे। यानी वह दोनों को देखा आते हुए, और जो ब्रिलियंट जो खेल है वह खेल रहे थे। ब्रिलियंट का राउंड समाप्त करके रावत अतिथियों को लाउंज में
लाउंज में ले गए, यानी वह वहाँ पर जो खेल का राउंड था वह समाप्त हो गया और अतिथियों को, जो भी अग्रवाल साहब और तारा थे, उनको वहाँ ले गए। अग्रवाला साहब ने तुरंत 2 हिस्की और तारा के लिए पाइन एप्पल जूस का ऑर्डर दे दिया। यानी अग्रवाल साहब ने 2 हिस्की और तारा के लिए पाइन यानी अनानास जूस का ऑर्डर दे दिया। रावत ने तारा से सोई ही पूछ लिया, तुम्हें तुम्हें रिहेबिलिटेशन के राइटर से कोई खबर नहीं मिली? यानी रावत साहब ने बोला कि जो वहाँ पर आवेदन दिया था वहाँ से कोई खबर नहीं मिली। तारा ने बहुत करुण दृष्टि रावत की ओर उठाकर इंतजार में गर्दन हिला दी। जी नहीं, यानी उसने भी, तारा ने भी जी नहीं कह के गर्दन हिलाई। हॉट हाय, हॉट हाय, रावत ने विस्मय प्रकट किया और बटकर को पुकार लिया। यानी तारा रावत ने विस्मय प्रकट किया और बटलर को पुकार लिया। अपना पाइप सुलगाते हुए रावत ने बटलर को नंबर पता कर कहा, नंबर मिलाकर हमें खबर दो, यानी नंबर मिलाकर फ़ोन करके हमें खबर दो। बटलर ने कुछ मिनट बाद नंबर मिलाने की सूचना दी। रावत पाइप दांतों में दबाए फ़ोन की ओर चले गए। यानी वह नंबर मिल गया और फिर वह बटलर जो है रावत को पुकार रहा है और रावत जो है वह चले गए। फ़ोन से लौटकर रावत ने तारा से जवाब तलब किया, तुम मित्तल आई मीन ही रिहेबिलिटेशन के राइटर से बात करने क्यों नहीं गई? यानी वह तारा लौट कर आए और लौट कर आने के बाद रावत साहब कह रहे कि तुम वहाँ जो रिहेबिलिटेशन राइटर से बात करने के लिए तुम क्यों नहीं गई? जी मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ कब बुलाया था। यानी वह कहती है तारा कि कब बुलाया था मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। यू सिलीगर, रावत पाइप की नली दांत से चबाते हुए बोले, वह तो तुम्हारे लिए वैकेंसी रखे इंतज़ार कर रहे हैं। कहता है उसने तुम्हारी कोठी पर फ़ोन भी करवा दिया था। यानी वह कहता है रावत साहब, जो भी वह पाइप है वह दांतों में दबाते हुए कि तुम्हारे लिए जो वह वैकेंसी है, जगह है वह रखी है, तुम्हारा वह इंतज़ार कर रहे हैं और कोठी पर भी फ़ोन किया था, ऐसे वो बोल रहे हैं। जी मुझे बिल्कुल मालूम नहीं हुआ। तारा ने आतुरता से क्षमा चाही। यानी तारा क्षमा चाहती हुई कहती है कि मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। रावत ने अग्रवाला पर क्रोध दिखाया। क्यों लाला, क्या मतलब है? लड़की को कब्जे से निकल जाने देना नहीं चाहते? फिर रावत साहब ने अग्रवाल पर क्रोध निकाया। क्रोध से बोले, क्या लड़की को यहाँ से बाहर निकालना नहीं देना चाहते? क्या यही रखना चाहते हैं ऐसा? ऐसा जनाब, मेरी क्या औकात? अग्रवाला हंस दिए। मैं आपके मुकाबले कैसे आ सकता हूँ? यानी वह अग्रवाल साहब कहते कि जनाब, मेरी क्या औकात है कि आपके फैसले को मैंने इनकार करूँ? और हंसते हैं और कहते हैं कि मैं आपके मुकाबले में कैसे आ सकता हूँ, यानी आपके फैसले को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? तारा को अपने संबंध में मजाक अच्छा नहीं लगा, परंतु खुशामद में सराहना के लिए उसने रावत की ओर आंख उठाकर जरा मुस्कुरा दिया। यानी वह सोच सराहना की रावत साहब ने, वह तारा को अच्छी नहीं लगी, फिर भी वह सराहना के लिए रावत साहब के तरफ देखकर मुस्कुरा गई। यहाँ पर जो पुरी और कनक के जो कथा है, उस कथा में जो कनक की अवस्था है वही अवस्था इसमें तारा की है। यानी 2 भागों को लेकर चलने वाला यह उपन्यास है। एक तरफ तारा की कहानी है तो एक तरफ कनक और पुरी की कहानी है। यह देखिए, अग्रवाला बोल उठे, आप ही के सामने ब्लश करती है, हमारे सामने तो मुस्कुराती भी नहीं। यानी अग्रवाला साहब कहते हैं कि आपके सामने तो मुस्कुरा देती है लेकिन मेरे सामने तो मुस्कुराती नहीं। तारा ने झेप कर अग्रवाला की ओर भी देखकर मुस्कुरा दिया ताकि किसी भी ओर झुकाव न समझा जा सके। यानी तारा ने अग्रवाला साहब की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। यानी दोनों तरफ एक कुछ स्थिति अच्छी बने रहे। रावत ने उंगली दिखाकर अग्रवाला को चेतावनी दे दी, परसों 11 बजे मिस तारा को
तारा को रिहेबिलिटेशन के डायरेक्टर से मिलने जाना है, याद रहे। यानी रावत साहब ने उंगली उठाकर अग्रवाला साहब से कहा कि परसों जो है वह तारा को डायरेक्टर साहब से मिलने के लिए जाना है, ऐसा याद दिलाया। ज़रूर, परसों 11:15 बजे गाड़ी उन्हें पहुंचा देगी। यानी अग्रवाल साहब कहते हैं कि परसों जो 11 बजे गाड़ी जो है उसको पहुंचा देगी। रावत की विस्की समाप्त हो गई तो अग्रवाला ने पूछा, एक और लीजिए, डिनर ऑर्डर कर दूं। यानी रावत साहब कहते हैं, रावत की विस्की जो है वह समाप्त हो गई। फिर अग्रवाल साहब कहते हैं, एक और मंगाता है और फिर डिनर ऑर्डर कर दूंगा। नहीं नहीं, डिनर नहीं। रावत ने इनकार किया और अग्रवाला से पूछा, तुमने कभी घुरड़ पहाड़ी हिरन का गोश्त खाया है? कहा है चंदोला ने रानी खेत से भेजा है। यानी वह कहता है रावत अग्रवाल साहब से, तुमने कभी जो घुरड़ हिरन होती है, उस हिरन का गोश्त या मांस कभी खाया है? वह चंदोला से रानी खेत से भेजा है, ऐसा वह कहता है। तुम भी हमारे यहाँ यहाँ खाना, यानी वह रावत कहता है अग्रवाल से कि तुम भी हमारे यहाँ खाना खाओ। तारा क्लब से कोटी लौट जाना चाहती थी, परंतु रावत की बात बात न दुलक सकी। यानी तारा भी कोटी पर लौट जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर जो रावत साहब की अ, बात को इनकार न कर सकी। रावत ने अपने ड्राइंग रूम में जाकर बेवरों को आदेश दिया, खाना लगवाओ। उसने अतिथियों की ओर भी संकेत कर दिया, 2 मेहमान हैं, तब तक विस्की सोडा दे जाओ। यानी वह रावत साहब ने आपके जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर ले गया और फिर खाना लगाने का ऑर्डर दिया और कहते हैं कि मेहमान आए हैं, उसके लिए विस्की और सोडा ले आओ। आगरावाला और रावत मेज पर भोजन लग लग जाने के इंतज़ार में विस्की पी रहे थे। यानी भोजन लग रहा था तब तक ये विस्की पी रहे थे। तारा ने एक एक एल्बम उठा ली थी और चित्र देख रही थी, परंतु साथ के कमरे के दरवाजे पर पर्दा हिलने से आभास मिल गया कि कोई झांक गया है। पर्दे के नीचे से साड़ी का छोर दिखाई दे गया था। यानी वह कुछ तस्वीरें देख रही थी तारा, तभी एक पर्दे के दूसरी कमरे के पर्दे से वहाँ पर कोई झांक रहा है, ऐसा आभास होता है और पर्दे के नीचे से साड़ी का जो छोर है वह दिख गया था। आगरावाला साहब और तारा कोठी पर लौटे तो 10:15 बज रहे थे। यानी रात के समय में अग्रवाल साहब और तारा कोठी पर लौट गए तो रात के 10:15 बज गए थे। मालकिन जो है ड्राइंग रूम से निकल आई। फूला हुआ चेहरा क्रोध से और बड़ा लग रहा था। वे कुछ नहीं बोली। यानी वह गुस्से में मालकिन थी और क्रोध बढ़ा था, चेहरा लाल हुआ था क्रोध से और वह कुछ नहीं बोली। अग्रवाला साहब अपने कमरे के जीने की ओर बढ़ गए। तारा ड्राइंग रूम की बगल से पिछवाड़े अपने कमरे की ओर जा रही थी। यहाँ आओ, उसे मालकिन की कड़क सुनी। यानी वहाँ अग्रवाल साहब जो है वहाँ अपने कमरे की ओर जीने से जा रहे थे और कनक भी ड्राइंग रूम की तरफ से अपने कमरे में जा रही थी। तभी मालकिन की आवाज़ तारा को सुनाई दी कि यहाँ आओ, कड़क आवाज़। यानी क्रोध में वह ड्राइंग रूम में लौट आई। यानी वह ड्राइंग रूम में कही, कहाँ गई थी तुम? मालकिन ने पूछा। यानी वह मालकिन ने पूछा कि कहाँ गई थी तुम? साहब क्लब ले गए थे, रावत साहब ने बुलाया था। यानी वह तारा कहती है कि साहब जो है वह क्लब ले गए थे और रावत साहब ने बुलाया था। तुम यहाँ नौकरी करती हो या रंग रेलियाँ करने आई हो? किससे पूछ कर गई थी? यानी वह कहती है तारा कि तुम यहाँ नौकरी करने के लिए आई हो, रंग रलिया नहीं। यानी तुम यहाँ नौकरी काम करने के लिए आई हो, कोई आयश आराम करने नहीं आई हो, ऐसा वह पूछती है। मैंने साहब से कहा था आपसे पूछ कर जाना चाहिए, पर साहब ने, यानी वह तारा कहती कि मैंने कहा था कि साहब अ, ता मैम से पूछ कर जाना चाहिए, लेकिन साहब ने इनकार कर दिया, ऐसा वह कहती है। साहब से तुम्हें मतलब? तुम यहाँ नौकरी करने आई हो या सौत बनने? यानी वह मालकिन कहती है तारा को कि तुम यहाँ नौकरी करने आई हो या तुम मेरी सौत बनने आई हो, ऐसा वह प्रश्न करती है। मेरी क्या आंखें नहीं है। सांप को 1000 दूध पिलाओ, वह डंक मारने से थोड़े ही रहेगा। यानी वह कहती है कि
मुझे क्या आँखें नहीं क्या, मैं क्या सब कुछ क्या देख देख नहीं रही हो क्या? सांप को कितना ही दूध पिलाओ वह डंक मारता है, ऐसा वह एक उदाहरण देकर एक कड़वे शब्द में टोकती है। मालकिन गरजती जा रही थी, तारा सिर झुकाए खड़ी थी। यानी मालकिन जो है क्रोध में ज़ोर-ज़ोर से बोलती जा रही थी और तारा सिर झुकाए खड़ी थी। जुगुल ने आकर शोर दबाए मालकिन से कहा, साहब आपको बुला रहे हैं। यानी वह जुगुल नौकर आया और मालकिन से कहने लगा कि साहब आपको बुला रहे, चलो आते हैं। मालकिन ने जुगुल को डांट दिया और फिर तारा पर बरस पड़ी, हमें नहीं ज़रूरत, कल वापस कैंप चली जाओ। यानी वह मालकिन ने तारा को डांटा और मैं आ रही हूँ नौकर को कहा और फिर वह तारा पर बरस पड़ी कि हमें नहीं ज़रूरत है, कल तुम वापस कैंप जाओ। क्या है? अग्रवाल कमरे से चले आए। यानी वह आवाज़ सुनकर अग्रवाल साहब जो है वह अग्रवाला साहब कमरे से चले आए। तारा तुरंत कमरे से चली गई। दरवाजे से निकलते निकलते साहब की बहुत क्रोध भरी गरज सुनाई दे गई। यानी वह कमरे से तारा निकल रही थी, तभी साहब आए और एक क्रोध भरी गरज जो आवाज़ जो है वह सुनाई दी। मालकिन की आवाज़ भी सुनाई दी, यानी मालकिन भी क्रोध में आवाज़ सुनाई दी। तारा ने शीघ्रता से अपने कमरे में जाकर किवाड़ बूंद ली। यानी तारा जल्दी गई और कबाड़ बंद कर दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया। तारा रात भर भय, अपमान और क्रोध से काँपती रही। भाग्य में कभी शांति नहीं है तो वह मर ही क्यों नहीं जाती। यानी तारा जो है वह रात भर अपमान और क्रोध में सोचती रही और सोचती है कि मेरे भाग्य में कभी शांति नहीं लिखी लिखी है या शांति ही नहीं है, तो इससे बेहतर है तो मैं मर क्यों नहीं जाती, ऐसा वह सोच रही है। बच्चे को 6 बजे उठाया जाता था। तारा उससे पहले नहा धोकर कपड़े पहनकर तैयार हो जाती थी। यानी बच्चों को सुबह 6 बजे उठाया जाता था, उससे पहले तारा जो है वह नहा धोकर नित्य क्रम है वह तैयार हो जाती थी। रात भर सो नहीं पाई थी, फिर भी छोटी छोटी टाइम पीस में समय देखकर वह 6 बजे तैयार हो गई। यानी रात भर सो नहीं पाई थी, फिर भी वह 6 बजे से पहले तैयार हो गई थी। तैयार होकर कमरे में बैठी रही, बच्चों की ओर नहीं गई। उसे कैंप में लौट जाने के लिए कह दिया गया था, वह उसके लिए तैयार थी। यानी वह कमरे पर तैयार होकर कमरे में बैठी थी और तारा जो है वह कैंप में जाने का आदेश मिला था मालकिन से, तो वह लौट जाने के लिए तैयार थी। बच्चों को नहीं उठा था। कल उसका अपमान हुआ था, वह किसी के सामने नहीं जाना चाहती थी। यानी कल मालकिन ने उसका अपमान किया था, तो वह किसी के सामने नहीं जाना चाहती थी। नीचे कर लिया था कैंप नीचे कर लिया था कैंप लौटने के बजाय श्यामा का पता लेकर उसके यहाँ जाकर बात करेगी। यानी उसने सोचा था तारा ने कि कैंप जाने से पहले एक बार श्यामा का पता लेकर वहाँ जाना चाहती थी। 175 रुपये उसके पास थे, यानी उसके पास जो काम के पैसे थे वह 175 रुपये थे। वह कोठरी कमरे का किराया दे सकती थी। अगले ही दिन उसे डायरेक्टर के यहाँ भी जाना था, नौकरी की पूरी आशा थी। यानी उसको अगले ही दिन कोठी कमरे का किराया भी वह देना चाहती थी और वहाँ से जो डायरेक्टर साहब ने भी बुलाया था वहाँ नौकरी मिलने की आशा थी, संभावना थी। दरवाजे से पुकार कर शिवनी भीतर आ गई। वह लाली का स्कूल जाने का फाक लिए थी। यानी दरवाजे से शिवनी जो नौकरानी है वह पुकारते हुए आई और उसके हाथ में जो लाली का जो था वह फ्रॉक था। उसने पूछा, बीबी जी अभी तक लेटी है क्या जी? अच्छा नहीं है, यही फ्रॉक पहनना दे कि बदली जाएगी। यानी वह कहती कि बीबी लाली जो है अभी तक लेटी हुई है, उठी नहीं, यही फ्रॉक पहनना है या बदल दी जाए। शिवनी साधारण ढंग से बोली थी, जैसे कुछ न हुआ हो। यानी शिवनी साधारण ढंग में रोज की तरह बोलती गई, जैसे कुछ न हुआ हो। यही पहना दो, आप आएगी कि हम बाबा लोग बच्चों को नाश्ता दे दे, आपके लिए चाय ले आए। यानी वह तारा को कह रही है, क्या आप आओगी या बच्चों को नाश्ता मैं ही करवाऊंगी, ऐसा वह कहती है, आपके लिए चाय। तारा ने समझ लिया स्थिति आशंकाजनक नहीं है, उत्तर दिया, मैं आ रही हूँ। यानी तारा ने सब कुछ
तारा ने स्थिति जानी और स्थिति जो है आशंकाजनक है। आशंकाजनक यानी कोई शंका नहीं, ऐसा कहकर कहती है कि मैं आ रही हूँ। तारा बच्चों को लेकर ड्राइंग रूम में आई तो नरोत्तम नाश्ता कर रहा था। सुबह जल्दी जाने के लिए वह 6:30 बजे ही नाश्ता कर लेता था। यानी वह बच्चों को लेकर ड्राइंग रूम में गई और सुबह ही वहाँ पर नरोत्तम भी नाश्ता कर रहा था और वो 6:30 बजे ही जाता था। कभी कभी बच्चों से भी पहले उसने तारा से अंग्रेजी में बात की। कल रात क्या गोलमाल था। यानी वह फिर नरोत्तम ने तारा से बात की कि कल कल रात क्या हुआ था, क्या गोलमाल था। कुछ भी नहीं। कल रात डैडी और मम्मी में काफ़ी गड़बड़ी थी। मेरे कमरे में आवाज़ आ रही थी। नरोत्तम कह रहा है कि कल रात मम्मी और डैडी माता और पिता है उसमें काफ़ी गड़बड़ी थी। मेरे कमरे तक आवाज़ आ रही थी। मुझे क्या मालूम। तारा कहती कि मुझे क्या मालूम। डैडी आपको क्लब ले गए थे तो मम्मी बहुत पूछताछ कर रही थी। यानी वह कहती है डैडी जो थे उनके नरोत्तम के जो पिता है अग्रवाला साहब, वह तारा को लेकर गए थे तो मम्मी जो है यानी मिसेज अग्रवाला जो है वो पूछताछ कर रही थी। बहुत उत्तेजित थी। रात बहुत बकझक हुई। मुझे रोने की आवाज़ की भी शंका हुई। काफ़ी गड़बड़ी थी। यानी नरोत्तम कह रहा है कि रात में काफ़ी देर तक आवाज़ सुनाई दी, रोने की भी आवाज़ आ रही थी, ऐसा वह कहता है। तारा को बता देना पड़ा। बोली मैं आज चली जाऊंगी। यानी तारा बोल रही है कि मैं आज चली जाऊंगी। यहाँ कैसे हो सकता है, कहाँ जाएगी। जाना है तो पहले जगह निश्चय करनी होगी। यानी वह कहते हैं नरोत्तम कि जाना चाहती हो तो पहले जगह निश्चय करो और फिर जाओ। तो अपमान कराऊँ, निका निकाली जाऊँ। यानी वह कहती कि और भी मैं अपमान कराऊँ यहाँ से या निकाली जाऊँ। कौन अपमान कर सकता है और कौन निकाल सकता है। क्लब जाना कोई अनाचार नहीं है। यानी नरोत्तम कहता है कि आपका अपमान कौन करता है। क्लब जाना कोई अपराध या अनाचार नहीं है। आपको तो डैडी ले गए थे, उनकी जिम्मेवारी है। यानी वह कहते कि आपको तो डैडी ले गए थे और उसकी तो जिम्मेदारी है। मिसेज अग्रवाला ने मुझे चली जाने के लिए कह दिया है। यानी तारा कहती है कि मिसेज अग्रवाला यानी आपके माता ने जो है मुझको यहाँ से जाने के लिए कहने दे, बकने दीजिए। जाना होगा तो ढंग से प्रबंध करके जाना होगा। उन्होंने अभी आकर फिर कहा तो। यानी वह कहती है नरोत्तम कहती है कि जाना जाना होता तो पहले जाओ, जाना है तो पहले प्रबंध करो। किसी जगह पर जाना है तो पहले उस जगह का प्रबंध करो, रुकने का, रहने का, और फिर जाओ। और फिर वह तारा कहती है कि उन्होंने फिर आकर फिर कहा तो, यानी मालकिन ने फिर कहा तो। नरोत्तम 2 पल चुप रह गया और फिर बोला, मैं यहाँ हूँ, फैक्ट्री नहीं जाऊँगा, फ़ोन किए देता हूँ। यानी वह कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, फ़ोन कर देता हूँ, मैं आज फैक्ट्री नहीं जाऊँगा। तारा ने आग्रह किया, नहीं आप फैक्ट्री जाइए। तारा ने आग्रह किया और आप फैक्ट्री जाइए। नरोत्तम ने तारा की बात अनसुनी कर 281 नंबर पर फ़ोन कर दिया। यानी नरोत्तम ने 281 नंबर पर फ़ोन कर दिया। 8 बजे ही 2 आदमी अग्रवाला साहब से मिलने आ गए थे। साहब ड्राइंग रूम में उनसे बात करते रहे थे। यानी 8 बजे 2 जो आदमी थे वह अग्रवाला साहब से मिलने के लिए आए और वह साहब ड्राइंग रूम में बात कर रहे थे। उन्होंने 8:30 बजे नाश्ता मांगा और दफ्तर जाने से पहले तारा को बुलवाया। यानी उन्होंने 8:30 बजे जो है नाश्ता मांगा और दफ्तर जाने से पूर्व तारा को बुलवाया। तारा सिर झुकाई थी। यानी तारा सिर झुकाई थी। साहब ने अंग्रेजी में पूछा, किसी बात की परेशानी तो नहीं, और कह दिया कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी वह तारा को अग्रवाला साहब ने कहा कि कोई बात की चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा। नरोत्तम तारा को साहब के सामने बुलाए जाने की बात जानकर ज़रा समीप आ गया था। यानी नरोत्तम ने भी आगे साहब ने तारा को बुलाया, यह बात सुनकर थोड़ा समीप आ गया था। साहब ने उसे देखकर पूछ लिया, आज फैक्ट्री नहीं गए। यानी वह साहब ने नरोत्तम से कहा कि आज फैक्ट्री के गए, नहीं जा सका, साइकिल का प्लेग स्पार्क नहीं दे रहा, मैंने फ़ोन कर दिया है। यानी वह कहता है कि नरोत्तम साइकिल का जो स्पार्क है वह काम नहीं कर रहा है कि मैंने फ़ोन कर दिया है फैक्ट्री में। ज़रूरत थी तो छोटी गाड़ी क्यों नहीं ले ली। खैर सुनो, तुम्हें आज फुर्सत है। यानी वह कहता है, साहब कहते हैं कि छोटी गाड़ी क्यों नहीं ली गया और फिर कहते कि खैर सुनो, तुम्हें आज फुर्सत है, यानी तुम्हें आज समय है।
कल से मिस तारा को नौकरी पर जाना है, इसे कपड़े वपड़े या दूसरी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम ख्याल कर लेना। यानी वह कहती कि कल से मिस तारा जो है यह नौकरी के लिए जाने वाली है, नौकरी पर जाने वाली है, तो कुछ अच्छे कपड़े वो खरीदने में मदद करो। बिल मुझे दे देना समझे। यानी वो कहता है कि जो भी बिल होता है वह मुझे दे दे। मालकिन अपने कमरे से नहीं निकली। कोठी में सब काम साधारण रूप से चल रहा था। केवल मालकिन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। यानी कोठी में जो भी काम था वह नित्य क्रम से साधारण रूप से चल रहा था। मालकिन जो यह कमरे से बाहर नहीं आई थी और वह मालकिन के सिवाय बाकी सब जो लोग थे वह अपने अपने काम में स्थित थे। माँ जी ने बहू के लिए पूछा तो शिवनी ने कह दिया उनके सिर में दर्द है। यानी जो माँ जी थी उसने मालकिन के बारे में पूछा तो शिवनी ने कहा कि उसके सिर में दर्द है। रात भर सो न सकने और सोचते रहने के कारण तारा को सिर में पीड़ा हो गई थी। यानी रात भर सो न पाई थी तारा भी, तो तारा के सिर में भी दर्द हो रहा था। दोपहर में वह बच्चों के साथ कुछ खा न सकी। बच्चों को आराम करने के लिए भेजकर उसने शिवनी से कहा, तुम्हें मालूम है नींद आने की क्या सिर दर्द की गोली कहाँ होगी, मुझे ला दो। मैंने वह बच्चों को दोपहर में आने के बाद बच्चों को आराम करने के लिए बोलती है और शिवनी को पास बुलाकर कहती कि तुम्हें मालूम है कि सिर दर्द की गोली कहाँ है। एक प्याली चाय बना दो या गर्म पानी ही दे दो, मैं लेटूंगी। यानी तारा कहती है कि एक प्याली चाय तथा गर्म पानी पिला दो, मैं लेटूंगी। शिवनी चाय की प्याली और गोली लेकर आई तो खाट के समीप फर्श पर बैठकर ममता से बोली, कहो तो सिर में तेल लगा दूं, माथा दबा दूं। यानी वह शिवनी नज़दीक आकर बैठती है और कहती है, आप कहो तो आपके सिर पे तेल लगाऊं या माथा दबा दूं। तारा ने इनकार कर देने पर भी शिवनी उठी नहीं और शोर दबाकर बोली, मालकिन ने कुछ खाया नहीं। यानी वह शिवनी जो है वह बोली कि मालकिन ने कुछ खाया नहीं, गुस्से में पड़ी है, रात बीत गई, जबान जबान पर काबू तो है नहीं। यानी वो शिवनी कह रही है तारा से मालकिन ने कुछ खाया नहीं है, रात बीत गई, यानी मालिक ने मारा है और जबान पर काबू नहीं रखती है। फिजूल का बकवाद कर रही थी। यानी वो फिजूल की बातें कर रही थी, इसलिए माँ साहब ने उसको मारा है। जब ऐसा बकती है, पीटती है, खुद अपनी इज्जत बिगाड़ती है। यानी वो हम शिवनी कहती है कि ऐसे ही अनाप शनाप बोलती है और पीटती है और फिर अपनी ही इज्जत औरों के सामने बिगाड़ती है। इनकी अपनी बहन थी तब भी ऐसी बात होती थी। यानी खुद वह मालकिन की बहन थी तभी भी यह ऐसी ही बात होती थी। जात की तो बनिया है, असल सरकारी साहबी खानदान की थोड़ी ही है। यानी वह शिवनी कहती है कि जाति से तो बनिया की है, लेकिन यह खानदानी रुबाबदारी थोड़ी है, ऐसा वे कहते हैं। बड़े लोगों में हमारे गरीब छोटे लोगों की बिरादरी की सी बात थोड़ी ही है कि औरत किसी दूसरे मर्द से हंसे बोले नहीं। यानी वह कहते हैं कि जो बड़े लोगों की जो सोच है, बड़े लोगों की बिरादरी में हम जैसे असाधारण लोग किसी को भी आम आम लोगों की जो स्त्रियां होती है, मध्य वर्ग की जो स्त्रियां होती है, वह किसी भी मर्द से हंसे बोले कुछ नहीं होता, लेकिन जो बिरादरी की जो स्त्रियां है वह बोले, किसी मर्द को बोले, किसी पुरुष को बोले तो यह बवाल मच जाता है, ऐसा वह कह रही है। खुद तो सबके मुँह लगती है, हम मुँह देख कर नहीं कहते, हमने तो बड़े घर की हजारों बहू बेटियां देखी है। यानी शिवनी कहती है कि खुद जो मालकिन है वह दूसरे पुरुषों से दूसरों को बोलते हैं, लेकिन हम किसी से बोले तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और हमने तो बहुत बार हजारों बहू बेटियां यानी हजारों स्त्रियों को देखा है। इन्हीं लोगों की खिदमत में उम्र कटी है, पर बीबी जी तुम जैसी ठहरे हुए स्वभाव की लुगाई नहीं देखी, तभी लोग आपको मानते हैं। यानी वह शिवनी कहती कि मैंने तो बहुत सी स्त्रियां देखी है, लेकिन आपके जैसे स्वभाव की किसी स्त्री मैंने नहीं देखी है और इसीलिए आपको सभी लोग मानते हैं। ऐसा शिवनी तारा को कह रही है। मैं सोऊंगी, तुम भी आराम करो। तारा ने करवट ली। यानी तारा कहती कि मैं सो जाऊंगी, तुम भी आराम करो। शिवनी चली गई, पर तारा को नींद न आई। सोच रही थी, हाय रे स्त्री का जन्म, तेरी यही हकीकत है। यानी शिवनी चली गई, तारा सो न पाई, तारा को नींद नहीं आ रही थी और वह कह रही है कि स्त्री का जन्म जो है, हाय रे स्त्री का जन्म, तेरी यही हकीकत है।
यानी उस स्त्री का जो जन्म है यही समस्या झेलने के लिए, ये करने के लिए है। इतनी बड़ी सेठानी, मालकिन, बच्चों की माँ, कोठिया कारे, लाखों का जेवर, नौकर चाकर, सामाजिक स्थिति और आदर पर पति जब चाहे पीट डाले। यानी यह जो इनकी जो मालकिन है इतनी बड़ी है, इतनी पैसे वाली है, सब कुछ नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ है, बच्चे भी है, सब कुछ है, फिर भी उसके पति ने उसको पीट डाला, मारा है। यानी स्त्री, ये उसे अपनी सुहाग रात याद आ गई। स्त्री का जीवन मर्दों के जुल्मों का शिकार होने के सिवा और क्या है। यानी उसको तारा को उसके जो शादी की पहली रात थी वह याद आई, और स्त्री का जीवन जो है मर्दों का जुल्म सहने या मर्दों की जो भी जुल्म सहने के शिकार होने की, यानी मर्दों का शिकार होना ही स्त्री के भाग्य में लिखा है, ऐसा तारा सोच रही है। 10 बजे शिवनी ने तारा को खबर दी कि ड्राइवर ड्राइवर छद्मन गाड़ी लाकर खड़ा है। तारा सुबह बच्चों को स्कूल भेज चुकी थी। मालकिन उस दिन भी ऊपर से नहीं उतरी थी। यानी दूसरा दिन निकला है, फिर भी वहाँ जो है वह ड्राइवर आया था, और बच्चों को जो तारा स्कूल भेज चुकी थी, और मालकिन दूसरे दिन भी ऊपर कमरे से नीचे आई नहीं थी। तारा कोठी से चली जाने का निश्चय कर चुकी थी। यानी तारा जो है वह कोठी से जाने का निश्चय कर चुकी थी। मालकिन की उसे परवाह नहीं थी, परंतु फिर भी उसने शिवनी की मार्फत संदेश भिजवा दिया, और रसोई में जाकर माँझी को भी बता दिया कि कहाँ जा रही है। यानी वह तारा जो है, तारा ने यहाँ से जाने का निश्चय कर लिया था, और वह मालकिन को बताना पूछकर जाना उचित नहीं समझती थी, फिर भी उसने शिवनी की तरफ से संदेश भिजवा दिया था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, और रसोई में जाकर माँझी से कहाँ जा रही ये बता दिया था। मिसेज अग्रवाला कब तक अनशन किए कोप भवन में बैठी रहती, इससे अपनी ही तन मन को यातना थी और अपना ही अपमान था। यानी मिसेज अग्रवाला जो थी कब तक अनशन करके अपने कमरे में बैठेगी, इससे उसका खुद का ही नुकसान हो रहा था, खुद को ही यातना होने वाली थी, खुद का ही अपमान होने वाला था। तीसरे दिन सुबह अपने कमरे से उतर आई, पर पिछवाड़े रसोई की तरफ ही रही, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम की तरफ नहीं आई। यानी तीसरे दिन जो अग्रवाला मैम जो है वह ऊपर कमरे से नीचे आई, लेकिन ड्राइंग रूम में नहीं गई, रसोई की तरफ जो पिछवाड़े की तरफ जो कमरा था वहीं पर थी। उसे 10 बजे सेकेंडरिएट के पीए ब्लॉक में पहुंच जाना था। यानी उसको 10 बजे पीए ब्लॉक में जाना था। उसने मालूम कर लिया था कि इंडिया गेट के पास बस मिलती है। यानी मालकिन ने मालूम किया था कि इंडिया गेट के पास से बस मिलती है। 9:15 बजे चलने लगी, तो इच्छा न होने पर भी मालकिन को बता देना उचित समझा। यानी तारा जब जा रही है तो वह इंडिया गेट से बस मिलती है ऐसा सोचा। इच्छा नहीं थी मालकिन से मिलने की या बात करने की, फिर भी मालकिन से बता देना उसने उचित समझा। मालकिन रसोई के सामने एक पीढ़ी पर बैठी बैंगनों के पेट चीरकर मसाला भर रही थी। यानी मालकिन जो है रसोई में जो बैंगन को चीरकर उसमें मसाला भर रही थी। तारा ने सिर झुकाए बता दिया, मैं दफ्तर जा रही हूँ। यानी तारा ने सिर झुकाकर मालकिन से बता दिया कि मैं दफ्तर जा रही हूँ। मालकिन सब बात पिछले दिन ही शिवनी से जान चुकी थी। यानी शिवनी ने मालकिन को सब कुछ बता दिया था, फिर भी तारा ने बता दिया। लक्ष्मण लक्ष्मण से गाड़ी के लिए कह दिया था। मालकिन ने बैंगन पर ध्यान लगाए पूछा। यानी मालकिन जो है वह कहती है कि लक्ष्मण जो है उसने गाड़ी को लिए कह दिया था। मालकिन ने बैंगन पर ध्यान देकर पूछा, मैं बस में चली जाऊंगी, रास्ता देख लिया है, रोज ही जाना होगा। तारा ने सिर उठाए बिना ही कह दिया। यानी वह तारा कहती है कि रोज ही जाना है, मैंने रास्ता देख लिया है, बस से चली जाऊंगी। सिर झुकाकर ही बोला, देखो तो इसकी बातें। मालकिन जरा जोर से बोली, भले घर की जवान लड़की बस में जाती अच्छी लगेगी। यानी वह कहती है, मालकिन जो कहती है तारा से कि भले भले घर की अच्छी घर की लड़की बस में जाओगी तो अच्छा कैसे लगेगी, ऐसा वो कहती है। कहबे इन्हें सरकारी दफ्तर में नौकरी कर ली है, माजी ने पूछ लिया। यानी माजी कहती है कि कल ही इसने सरकारी दफ्तर में नौकरी कर ली है। हमने तो जो कुछ कहा था इसी की भलाई के लिए ही कहा था। मालकिन बोली, आप ये जाने हमें क्या। यानी मालकिन कहती कि मैंने जो भी कहा था इसके भलाई के लिए कहा था, आप ये जाने, इसका जो क्या करना है ये खुद जाने, हमें क्या। यह तो बड़ी ठहरी
हुई लगे थी। माँ जी ने विस्मय प्रकट किया, इतने मर्दों में इकल्ली जवान लड़की को कैसा लगेगा, इसे डर नहीं लगेगा। यानी वह कहती है उसकी जो माँ जी यानी अग्रवाला मैम की जो सास है वह कहती है, यह तो अकेली लड़की ठहरी और इतने मर्दों में वह इतने पुरुषों में क्या करेगी, उसको डर नहीं लगेगा, ऐसा वो कहती है। तारा पैदल ही बस के लिए सड़क की ओर चली गई। यानी तारा बस के लिए बस के लिए पैदल ही जा रही थी। दफ्तर जाना आरंभ करके भी तारा 13 दिन तक कोठी पर ही बनी रही। यानी दफ्तर में नौकरी लगी और फिर भी वह 13 दिन तक कोठी पर ही रही। उचित किराए पर रह सकने लायक जगह ही नहीं मिल रही थी। यानी किसी उचित जगह जो वह किराया दे सके वैसी कोई जगह या मकान उसको मिल नहीं रहा था। तारा ने वर्किंग वर्किंग यूमेन हॉस्टल में पता लिया। उस समय वहाँ जगह खाली नहीं थी। यानी तारा ने जो वर्किंग यूमेन वर्किंग जो काम करने वाली स्त्रियों का हॉस्टल था वहाँ पर पूछताछ कर ली, लेकिन वहाँ पर जगह खाली नहीं थी। नरोत्तम परिवार को जहाँ भी कमरा कोठरी खाली होने की खबर पाता तारा को जगह दिखाता। यानी वह नरोत्तम है रविवार के समय जहाँ भी कमरा खाली है या कोठरी खाली है ऐसी खबर मिलता तो तारा को वहाँ ले जाकर जगह दिखाता। आखिरी जवान लड़की के लिए जगह ढूंढने में समझ से काम लेना जरूरी था। यानी अकेली जवान तारा के लिए कमरा ढूंढना एक सोच समझ कर काम करने जैसा था। नरोत्तम समझता था, जंगल में थोड़े ही पड़ी हो, तुम्हें जल्दी क्या है। यानी वह नरोत्तम समझाता था तारा को कि तुम जंगल में थोड़ी पड़ी हो, तुम्हें जल्दी क्या है। मिसेज अग्रवाला तारा ताना देती, यहाँ इसे कौन तकलीफ है, किराया देगी, नौकर रखेगी, नई रसोई में हाथ हाथ जाएगी, यहाँ कष्ट मुसीबत में फिक्र करने वाले हम लोग हैं। यानी वह मिसेज तारा जो है वह ताना देकर कहती थी कि इसको तकलीफ क्या है, यहाँ पर ही रहेगी, नौकरी रखेगी। और वो कहती कि यहाँ जो उसकी देखभाल करने के लिए मुसीबतों को देखने के लिए हम लोग तो है, वहाँ कौन होगा। यानी वो दूसरी तरफ जाएगी तो वहाँ देखने के लिए कौन होगा। हमने तो सदा छोटी बहन की तरह रखा है, जब कभी कुछ कहा इसी के भले के लिए, अपनी बहन समझ कर कहा। यानी वह जो आगरा मैम है वह कहती है, जब भी कभी कुछ कहा तो ये इसकी भलाई के लिए कहा, मैं तो इसको मेरी छोटी बहन समझती हो और छोटी बहन समझकर ही मैंने कुछ कहा। मिसेज अग्रवाल सचमुच नहीं चाहती थी कि तारा चली जाए। तारा सुबह शाम बच्चों को देखती ही थी। यानी मिसेज अग्रवाल नहीं चाहती थी कि तारा यहाँ से चली जाए। तारा जो नौकरी कर रही थी लेकिन सुबह शाम बच्चों को भी देख लेती थी। वही तो देखने का समय होता है, आप तनख्वाह का भी सवाल नहीं था। यानी बच्चों को देखने का भी वही समय होता है, सुबह और शाम। लेकिन अब तो तारा की तनख्वाह का भी सवाल नहीं था, क्योंकि वह बाहर नौकरी कर रही है। एक एक चारपाई खाली रख कर उस पर क्या क्या खेती कर लेती। तारा की 2 रोटी तो परात की खुरसुन के आटे में ही हो जाती थी। यानी वह कहती है तारा का भोजन ही क्या, 2 रोटी ही, वह तो एक थोड़े से आटे में ही हो जाती थी। तारा के लिए उचित जगह की चिंता में नरोत्तम को नर्सनीस लीला भरती तोतल की याद आ गई। यानी वह नरोत्तम को जो लीला नामक जो नर्स है उसकी याद आ गई। 8 मास पूर्व पुत्तन बहुत बीमार हो गया था। यानी 8 मास पूर्व जो पुत्तन है वह बहुत बीमार हो गया था। उस समय 2 नर्स 12-12 घंटे की ड्यूटी पर रहती थी। यानी उस समय जो 12-12 घंटे पर ड्यूटी पर जो नर्स रहती थी। मर्सी सोलर नरोत्तम को समझदार और भली लगी थी। यानी वो जो नर्स जो थी वह नरोत्तम को भली और समझदार लगती थी। मर्सी दरियागंज में फ्लैट लेकर एक दूसरी नर्स के साथ रहती थी। यानी जो मर्सी जो नर्स है वह जो फ्लैट लेकर 1-2 नर्सों के साथ रहती थी दरियागंज में। उसके यहाँ फ़ोन भी था। मर्सी से नरोत्तम के परिचय का एक और सूत्र भी था। यानी फ़ोन भी था और उसके परिचय का एक और सूत्र भी था। मर्सी कामरेड मास्टर निरंजन चड्ढा की प्रेमिका थी। यानी मर्सी जो थी वह कामरेड का जो मास्टर था वह उसकी प्रेमिका थी। 16 वर्ष पूर्व जब नरोत्तम दिल्ली के यूरोपियन स्कूल में पढ़ता था, निरंजन उस स्कूल में मास्टर था। यानी वह नरोत्तम जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में निरंजन
निरंजन था मास्टर था। मार्च के दूसरे सप्ताह में कई जगह कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी का समाचार पढ़कर ही नरोत्तम को मर्सी का ध्यान आ गया था। यानी मार्च में जो कम्युनिस्ट थी उसकी गिरफ्तारी हो रही थी, तब वह मर्सी का जो था ध्यान आया था। नरोत्तम ने मर्सी से बात की। फिर नरोत्तम ने जो मर्सी नर्स है उससे बात की। मिस लीला मर्सी सोलर दरियागंज की नई बस्ती में दूसरी मंजिल पर छोटे फ्लैट में रहती थी। यानी उसने पूछताछ की और पूछा कि जो दरियागंज में मर्सी दूसरी मंजिल पर अपने छोटे से फ्लैट में रहती थी। फ्लैट में जीने के साथ छोटा बैठक नुमा कमरा, दो और कमरे, रसोई, गुसलखाना और बरामदा था। यानी वो छोटे से कमरे में बैठने की जगह, बैठक रूम, वो सब कुछ था। उसका बिस्तर से में दिया गया नाम मर्सी, पारिवारिक नाम सोरल और प्यार का नाम लीला था। यानी उसका जो नाम था दफ्तर में मर्सी था, यानी काम जहाँ पर करती थी, और परिवार में उसको सोलर नाम से जानती है, और प्यार का नाम लीला था। मर्सी के साथ साथ साझे में रहने वाली नर्स सिल्वा भी प्राइवेट नर्स थी। सिल्वा विवाह करके मैसूर चली गई थी। यानी जो मर्सी के साथ जो रहने वाली वह तो प्राइवेट नर्स थी, यानी एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली थी, और उसका विवाह मैसूर में हो गया था तो वह चली गई। मर्सी 2.5 बरस से उसी फ्लैट में थी। पुराना किराया 40 रुपये महीना ही दे रही थी। यानी वह उसी कमरे में मर्सी रहती थी और पुराना किराया उसका 40 रुपये था, वही दे देती थी। मर्सी को शिकमी किराएदारी की कमी न थी, परंतु वह अपने साथ के कमरे में पूरा परिवार भर लेने के लिए तैयार नहीं थी। यानी मर्सी को किराए की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस कमरे में पूरा परिवार दूसरा भर लेना भी नहीं चाहती थी। रात भर कहीं ड्यूटी करके आए और दिन में नींद भी नसीब नहीं हो सके। यानी वो सोचती थी कि कोई परिवार रहने आए और परिवार को दी जाए। रात भर ड्यूटी किया और परिवार हो तो सुबह दिन भर नींद न आएगी। किसी अकेले मर्द को भी कमरा नहीं दे सकती थी, यानी किसी पुरुष को अकेले को भी कमरा नहीं दे सकती थी। मर्सी ने नरोत्तम की सिफारिश पर तारा को कमरा देना तो स्वीकार कर लिया, परंतु स्पष्ट शब्दों में अपनी शर्तें भी बता दी। यानी मर्सी ने नरोत्तम की सिफारिश पर तारा को कमरा देने के लिए कह दिया, और जो भी आपकी जो सिफारिशें है, जो भी बातें हैं, नियम है, वह भी बता दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।